मैं डॉक्टर मेहज़बीन मेरे चैनल माई ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी शिक्षण के गद्य का पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है उसको समझाना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट इस तरह से फर्स्ट पेज का बनेगा, जिसमें सबसे ऊपर पाठ्य योजना और उसकी संख्या लिखनी होगी। यहाँ संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहाँ संख्या इंगित करनी होगी सबसे ऊपर। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर बाएं साइड में सबसे ऊपर कक्षा, फिर वर्ग, विषय और हिंदी लिख के जो भी गद्य पद्य या व्याकरण है उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। दाएं साइड में दिनांक, अवधि और कालांश को इंगित करना होगा और सबसे मध्य में प्रकरण लिखना होगा। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य चाहे गद्य का हो, पद्य का हो या व्याकरण का हो, वो सबका एक होता है। गद्य का अलग, पद्य का अलग और व्याकरण का अलग। और वो सभी गद्य के जितने भी पाठ्य योजना बनेगा उसमें गद्य के वही सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, उसको नहीं बदला जाएगा। अब इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है और ये 3 स्तर जो हैं ब्लूम के टेक्सोनॉमी के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक से संबंधित होता है। कम से कम एक एक विशिष्ट उद्देश्य या ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3-3 रखना उचित नहीं होता है। ये विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं निरीक्षण करने वाले व्यवहार के रूप में लिखे जाते हैं और ये इसका जो काल होता है वो भविष्य काल में ये लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला जो है वो है, इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये पाठ्य योजना लिया है ताकि इसकी गलती के बारे में बता सकूं। अक्सर लड़कियां यही गलती दोहराती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छात्राएं सोना के बारे में जान सकेंगी। जान सकेंगी यहाँ नहीं होगा, बता सकेंगी। जैसा कि मैंने कहा निरीक्षण योग्य व्यवहार होना चाहिए, तो जान सकेंगी निरीक्षण योग्य व्यवहार नहीं है। अगर वो जान के बता पाएंगी तभी वो निरीक्षण करने योग्य व्यवहार होगा, तो यहाँ पे होगा बता सकेंगी। इसी तरह से भावात्मक स्तर से संबंधित जो हमारा दूसरी विशिष्ट उद्देश्य है वो होगा छात्राएं सोना को समझ सकेंगी। यहाँ समझ सकेंगी नहीं होगा बल्कि समझा सकेंगी होगा। समझा सकेंगी, अभिव्यक्त कर सकेंगी, स्पष्ट कर सकेंगी, ये होगा, ना कि समझ सकेंगी, ये स्पष्ट करेंगी, ऐसे इस तरह से नहीं होगा। ठीक है। फिर थर्ड जो है वो क्रियात्मक या चिंतन स्तर से संबंधित होगा। वो जैसे इसमें लिखा हुआ है छात्राएं सोना के बारे में अपने शब्दों में बता नहीं सकेंगी, क्योंकि ये चिंतन स्तर का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए विवेचन कर सकेंगी, आलोचना कर सकेंगी, सारांश लिख सकेंगी। इस तरह से चिंतन स्तर का विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे तीसरे में होगा। अब इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत वो आएंगे जिनका प्रयोग हम शिक्षण अधिगम करते समय करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा उपयोगी उपकरण, जिसके अंतर्गत चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड इत्यादि आएंगे। फिर उसके बाद जो हम चार्ट, मॉडल या फिर चार्ट, मॉडल या रोलर बोर्ड पर लिखित सामग्री या सजीव किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो आएंगे इसमें। तो उसको हम लिखकर, जैसे कि चार्ट पेपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट पेपर लिखेंगे और उस ब्रैकेट में करके जिस चीज़ का चित्र है या जो है उसको हम लिखेंगे। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का संबंध, जैसे प्रकरण सोना है तो सोना जिस पर आधारित कहानी है उसके अंदर जो भावनाएं, जो चीज़ निहित है, जो बात कही गई है उससे संबंधित अगर कुछ जानते हैं बच्चे, पूर्व ज्ञान से संबंधित उनके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि छात्रों को जानवरों से संबंधित सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना। प्रस्तावना
यहीं से हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आरंभ होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और जिनमें तारतम्यता होती है, यानी कि एक प्रश्न का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से होता है। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर जो आया है उस उत्तर से संबंधित दूसरा प्रश्न होगा और फिर दूसरे का जो उत्तर आया है उससे संबंधित तीसरा प्रश्न होगा और तीसरे प्रश्न में हमारा प्रकरण आ जाना चाहिए, तीसरे या मैक्सिमम चौथे। ज़्यादा प्रश्न पाँचवें या छठे पे करने पर वो अटपटा सा लगता है, उपयुक्त नहीं लगता है। फिर अब हमारा आएगा उद्देश्य कथन। प्रकरण निकलने के बाद हमारा उद्देश्य कथन शुरू होगा। उद्देश्य कथन में हम जैसे लिखेंगे कि आज हम लोग मिलकर के महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी सोना का अध्ययन करेंगे। इस तरह से उद्देश्य कथन, इसके बारे में प्रकरण निकल जाने के बाद हम करेंगे। फिर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, वो है प्रस्तावना में कुछ कुछ लड़कियां यहाँ पे समस्यात्मक या इस तरह से छोड़ देती हैं। तो प्रस्तावना का प्रश्न समस्यात्मक रूप में कभी नहीं होगा, उसका उत्तर, संभावित उत्तर लिखा जाएगा और वो प्रकरण ही होगा। प्रकरण निकल के आएगा तभी हम प्रकरण को शुरू करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, हम जिस विधि का प्रयोग करके अपने पाठ को पढ़ाएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसको हम यहाँ इंगित करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पाठ को हम जितनी अन्वितियों में, जितने भागों, अन्विति यानी भागों में बांटेंगे, उसको हम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु पाठ को दो या तीन, इससे ज़्यादा अन्विति नहीं रखेंगे, क्योंकि 35 से 40 मिनट या 45 मिनट में हम बहुत ज़्यादा अन्वितियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 2 या 3 मैक्सिमम अन्वितियाँ ही शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 अन्विति में पढ़ाया जाएगा, ये लिखा गया है। प्रथम अन्विति इस तरह से लिखकर फिर हम जितना हमें पढ़ाना है पैराग्राफ, उसकी 2-3 शब्दों को लिखकर डैश डैश करके फिर अंतिम जो पैराग्राफ की अंतिम लाइन है उसके 2-3 शब्द लिखकर उसको शुरू करेंगे। सबसे पहला इस प्रस्तुतिकरण का स्टेप है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के अंतर्गत छात्र अध्यापिका जो है वो पाठ का आदर्श रूप में वाचन करती है, यानी शुद्ध रूप में, शुद्ध उच्चारण के साथ व्याकरण की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पाठ का वाचन करती हैं। फिर जिसको छात्राएं सुनती हैं। नेक्स्ट स्टेप है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कतिपय छात्राओं द्वारा छात्रा अध्यापिका कराती हैं और ध्यान देती हैं कि वो शुद्ध रूप में करें और उनकी त्रुटियों को दूर भी कराती हैं साथ में। नेक्स्ट स्टेप आता है काठिन्य निवारण का। काठिन्य निवारण के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन ये अर्थ प्रत्यक्ष रूप से ना बताकर अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं युक्तियों के माध्यम से। ये युक्तियाँ आप समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ किसी भी माध्यम से करके उनका हम अर्थ बच्चों के माध्यम से ही निकलवा कर लिखते हैं। इसलिए युक्तियों का लेसन प्लान में यानी पाठ योजना में तो हम युक्ति को दर्शाते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड में श्याम पट पर हम युक्ति को नहीं दिखाते हैं, शब्द लिखते हैं, फिर युक्ति का प्रयोग करके अर्थ निकलवाते हैं और अर्थ को ही लिखते हैं, युक्ति वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम युक्ति को इंगित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है काठिन्य निवारण के बाद। काठिन्य निवारण करते समय एक चीज़ और हम निर्देश देते हैं छात्र छात्राओं को कि वो इसे ब्लैक बोर्ड की लिखी सामग्री को उतारते भी जाएं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं छात्रा अध्यापिका हमें छात्रों को निर्देश देंगी श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें। इसके बाद छात्रा अध्यापिका स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो मुख्य स्टेप आता है वो विचार विमर्श एवं बोध प्रश्न का आता है। विचार विमर्श जो
छात्रा अध्यापिका पढ़ाना चाहती हैं उससे संबंधित, जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से पाठ का या गद्य पद, जो भी हमारा पैराग्राफ है उसके अर्थ को, भावार्थ को या अन्विति को समझाती हैं, उसको व्याख्या करती हैं, उसको भावार्थ को समझाती हैं छोटे छोटे प्रश्नों को पूछकर। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ विचार विमर्श एवं बोध प्रश्न। इनकी संख्या 6, 6, 5, 6, 7 इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ काम में है 4 है, जो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के ही उनसे जो पद गद्य है उसके अर्थ को निकलवाने का प्रयास किया जाता है। मौन वाचन यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है। आखिरी अंतिम अन्विति में ही मौन वाचन देते हैं, इसलिए यहाँ पे मौन वाचन नहीं होगा। द्वितीय अन्विति अब शुरू होगी यहाँ से। द्वितीय अन्विति में भी सारे स्टेप वही फॉलो किए जाएंगे जो प्रथम अन्विति में किए गए थे। जैसे ये सबसे पहले जितना जितना पैराग्राफ लिखना है हमें या पढ़ाना है हमें, उसके 2-3 शब्दों को सबसे पहले लिख के अंतिम शब्दों को लिखेंगे और फिर हमारा शुरू हो जाएगा द्वितीय अन्विति। आदर्श वाचन जैसा कि पहले बताया गया है छात्राध्यापिका द्वारा शुद्ध रूप में व्याकरण की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। फिर अनुकरण वाचन छात्राओं द्वारा कतिपय छात्राओं द्वारा कराया जाएगा और छात्राध्यापिका द्वारा उसको शुद्ध कराया जाएगा कोई त्रुटि होने पर। फिर काठिन्य निवारण युक्तियों के माध्यम से कराया जाएगा। उसके बाद आता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण का, जो कि काठिन्य निवारण के बाद आता है। और कक्षा का निरीक्षण भी छात्राध्यापिका इसी दौरान घूमकर कर लेती है कि सभी बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। और फिर इसके बाद आता है विचार विमर्श एवं बोध प्रश्न। जैसा कि बताया कि विचार विमर्श एवं बोध प्रश्न के माध्यम से ही गद्य के भाव को या उसके अर्थ को समझाने का प्रयास प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप है अन्विति का, द्वितीय अन्विति का, वो है मौन वाचन। क्योंकि ये अंतिम अन्विति भी है इसलिए यहाँ पे मौन वाचन रखा गया है। अगर ये अंतिम नहीं होता, तृतीय अन्विति अंतिम होता तो तृतीय अन्विति में मौन वाचन रखते, यहाँ नहीं रखते। फिर इसके बाद आएगा पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में दोनों अन्वितियों यानी जितने भी अन्विति आपने पढ़ाए हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ये 4, 5, 6 हो सकते हैं। फिर गृह कार्य आएगा। गृह कार्य में हम ऐसे कार्य को देंगे जिसमें बच्चों की रचनात्मकता बाहर आए। जैसे कि सोना कहानी के सारांश को अपने शब्दों में लिखकर लाइए, इस तरह से। फिर इसके बाद आएगा सुझाव एवं निर्देश। इसके बाद 5-6 लाइन को छोड़कर लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। इस तरह धन्यवाद। इस तरह से हमारी पूरा पाठ योजना कंप्लीट होगी। आप लोगों का धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।